जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आर.के. अहम स्टडी पॉइंट चैनल में। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के आखिरी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और इसमें आज टोटल ख़त्म कर देंगे। देखते हैं आगे क्या है। हमने संयोजन अभिक्रिया तक पढ़ चुका था। अब अगला है विस्थापन अभिक्रिया। आखिर ये विस्थापन अभिक्रिया है क्या, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी कि जो भी अभिक्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देती है, यानी कि उसे उस जगह से हटाकर उसके जगह ये स्वयं चली जाती है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका अभिक्रियाशील समूह मैक्सिमम होता है, अधिक होता है। और ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता, लोहा, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना, ये सब अभिक्रियाशील समूह है। ये नीचे क्रम में आएगा तो घटते जाएगा। सबसे अधिक है पोटासियम का, फिर सोडियम का, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का। इसी तरह से ये अभिक्रियाशील समूह दिया हुआ है। अगर आप इस टेबल को याद रखते हैं तो आपको ये विस्थापन अभिक्रिया बहुत आसानी से समझ में आएगी और बहुत आसानी के साथ इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये आयरन ले लिए दोस्तों, लोहा, और प्लस कॉपर सल्फेट को ले लिए। जब ये आयरन और कॉपर सल्फेट को लिए तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों, ये फेरिक सल्फेट फेरस सल्फेट बनाता है, प्लस कॉपर को अलग कर देता है। चूँकि ये आयरन है ना दोस्तों, ये आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। ये आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए ये आयरन कॉपर की जगह पे आ गया और कॉपर को अकेला उधर विस्थापित कर दिया। जस्ट उसी प्रकार दूसरा उदाहरण में देखेंगे। यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे क्या, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और जिंक सल्फेट के साथ मिलके जिंक सल्फेट का निर्माण किया। यहाँ देखेंगे दोस्तों, ये है जिंक, इसका अभिक्रियाशील समूह ये कॉपर की अपेक्षा अधिक है, तो इन्होंने इसको विस्थापित कर दिया, तो इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर ये टेबल आपको याद है तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। और ये टेबल की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये टेबल जो है जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ऐसा टेबल है ये। आप इसको 3-3 4-4 फॉर्मेट में करके याद कर सकते हैं। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम ऐसे याद कर लेंगे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जस्ता ऐसे याद कर लेंगे, Fe लोहा, Pb सीसा, हाइड्रोजन ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से याद कर लेंगे 4। इस तरह से तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आखिर क्या है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया? इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है। इस अभिक्रिया में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें आयनों का चेंज होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आइए देखते हैं कैसे आयनों का आदान प्रदान होता है। ये सोडियम सल्फेट ले लिए दोस्तों और ये बेरियम क्लोराइड ले लिए। ये सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड, जब भी दोनों को रिएक्शन करेंगे तो ये बेरियम सल्फेट बनाएगी और सोडियम क्लोराइड। देखते हैं दोस्तों ये कैसे आयनों का आदान प्रदान करता है। ये सोडियम ले लिए, यहाँ से सल्फेट ले लिए हैं। सोडियम पे +1 आयन होता है। अगर आप लोग 9th के चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा दोस्तों कि सोडियम पे +1 आयन होता है और क्लोरीन पे -1 आयन होता है। सल्फेट पे -2 आयन होता है और बेरियम पे +2 आयन होता है। तो ये जो आयन वाले हैं ये अपने अपने सेम आयन वाले के साथ जुड़ेंगे। जैसे ये +1 आयन था, ये -1 आयन है, दोनों अपोजिट वाले आयन के साथ जाएंगे और दोनों पे इक्वल आयन होना चाहिए, लगभग सेम आयन। जैसे +1 है तो यहाँ -1 है। ऐसा नहीं कि ये +1 है तो +2 वाले के साथ, ऐसा नहीं। ये +1 है तो ये -1 वाले के साथ जाएंगे। तो ये सोडियम क्लोराइड यहाँ बना दिया दोस्तों। इसके बाद सल्फेट, ये बेरियम के साथ चल जाएंगे तो यहाँ बेरियम सल्फेट बना दिए हैं। तो इसी प्रकार आयनों का आदान प्रदान यहाँ पे हो रहा है। जिस समीकरण में आयनों का आदान प्रदान होगा उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अब रही बात क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ग्रुप डी में या फिर और कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो क्वेश्चन ये समीकरण दे दिया जाता है दोस्तों और इसी प्रकार से 3 से 4 समीकरण दे दिया जाता है। उसमें से पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया को निम्न में से द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचाने।
तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को पहचानने के लिए अगर हम जानते हैं उन पे कैसे आयन का एक्सचेंज होता है तो हम आसानी से इसे पहचान सकते हैं कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद आएंगे दोस्तों उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। आइए देखते हैं किसे कहते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो उसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं या फिर उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों का घटना होगा उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और एक बात याद रखेंगे दोस्तों, जहाँ भी अपचयन होगा तो वहाँ उपचयन ऑटोमेटिक हो जाएगा और जहाँ भी उपचयन होगा तो वहाँ अपचयन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही समीकरण में सिर्फ एक ही बात हो, ऐसा नहीं होता है। जब भी होगा तो दोनों होगा। कभी कभी तो ये सिर्फ परिभाषा दे दिया जाता है और उससे पूछ दिया जाता है कि इसे क्या कहते हैं। अगर आपको ये परिभाषा याद है तो आप आसानी से मार सकते हैं ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया है या फिर रेडॉक्स रिएक्शन है। कभी कभी इंग्लिश वर्ड दे दिया जाता है, कभी हिंदी वर्ड दे दिया जाता है, इसलिए दोनों चीज़ हम जो लिखे हैं आपको याद करने के लिए दोस्तों। इसके बाद देखते हैं आखिर हम कैसे पहचानेंगे उपचयन और अपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन कौन सा है कौन सा रिडक्शन है। तो ये अपचयन की बात, उपचयन की जब भी बात आएगी ऑक्सीडेशन का, तो उसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होगा, ऑक्सीजन में वृद्धि होगा और हाइड्रोजन में कमी होगा। अगर आपको ये बात उपचयन में याद है तो आप बिल्कुल इसका उल्टा अपचयन में हो जाएगा। क्योंकि एक याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ऑक्सीजन में यहाँ वृद्धि हो रहा था तो यहाँ ऑक्सीजन में कमी हो जाएगा, हाइड्रोजन में यहाँ कमी हो रहा था यहाँ हाइड्रोजन में वृद्धि हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन के जस्ट उल्टा रिडक्शन होता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। कॉपर ऑक्साइड को लिए यहाँ पे और हाइड्रोजन से विक्रिया कराएं। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से विक्रिया कराएं तो कॉपर अलग हो गया और H2O जल अलग हो गया। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये कॉपर ऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन था, लेकिन जैसे यहाँ पे अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बना उसमें से ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी कि कमी हो रही है। तो हम बताएं दोस्तों कि ऑक्सीजन का कमी को क्या कहते हैं? अपचयन, रिडक्शन। तो ये ऑक्सीजन का कमी हो रहा है तो इसे हम अपचयन कहेंगे, यानी कि रिडक्शन कहेंगे। अब यहाँ आएंगे दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन था और हाइड्रोजन जब रिएक्शन होकर के बना ये जल बना लिया। चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पे आकर के ऑक्सीजन बढ़ गया। तो ऑक्सीजन में वृद्धि क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन में वृद्धि को उपचयन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया तो यहाँ से हाइड्रोजन में क्या हो गया? उपचयन हो गया। यहाँ पे पूछेगा कि किसका उपचयन और किसका अपचयन हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। जस्ट इसी प्रकार दोस्तों सेकेंड एग्जांपल लेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसको रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा प्लस H2O जल बनाएगा प्लस क्लोरीन निकालेगा। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड में यहाँ ऑक्सीजन है और ये यहाँ आकर के मैग्नीशियम क्लोराइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, कमी हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। और जब ये यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी अपचयन कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो इसको यहाँ से मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अगला इक्वेशन, इसी में HCl। HCl में देख रहे हैं दोस्तों यहाँ HCl था और ये HCl रिएक्शन करके केवल क्लोरीन बना रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। और हाइड्रोजन का ह्रास का मतलब हाइड्रोजन की कमी हो रही है। जब हाइड्रोजन की कमी होगी तो क्या कहेंगे दोस्तों? अपचयन, ऑक्सीडेशन। इसे हम अपचयन या ऑक्सीडेशन कहेंगे। इसमें भी पूछेगा कि किसका अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अगर ये दोनों याद रखेंगे तो ये आसानी से पहचान सकते हैं कि किसका अपचयन और किसका उपचयन हो रहा है। इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो, संक्षारित हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। यानी कि जैसे लोहा ले लीजिए, जैसे आप लोहा को वायु की नमी में छोड़ेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा और जंग का लगना ही संक्षारण कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे लोहे की वस्तु पर जंग लगना, ये संक्षारण है। चांदी के ऊपर काली परत बनना, ये भी संक्षारण है। तो इसका उपाय क्या है? आप लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचा सकते हैं ये सतलेपन द्वारा। चांदी के वस्तु को बचा सकते हैं उसमें एनोडीकरण करके।
और कुछ लोहे के वस्तु को पेंट द्वारा भी बचा सकते हैं आप। तो कभी कभी ये परिभाषा ही उठा करके दे दिया जाता है, उसमें कहता है इसे क्या कहते हैं, तो संचालन कहते हैं। तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम्पल दे दिया जाता है, इसमें से कौन सा संचालन नहीं है, तो हमें ये सारा चीज़ याद होना चाहिए। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है विकृति गंधिता। इस चीज़ से आप लोग वास्तव में वाकिफ़ हैं दोस्तों, लेकिन फ़र्क इतना है कि उससे आपको रूबरू होना है। देखते हैं कैसे रूबरू होना है। विकृति गंधिता, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाते हैं। इसे हम विकृति गंधिता कहते हैं। कभी कभी आपके घर में दोस्तों जब खाना बनता होगा तो वो खाना नहीं खा पाते होंगे रात में, तो वो सुबह खराब हो जाता होगा। ये वही विकृत गंधिता है, जो कि खराब जो खाना हो जाता है आप अपने नाक के पास लाएंगे तो वो बहुत बास करता है। तो उसे रोकने का उपाय क्या है, तो प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग करें, यानी कि जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रोकें आप। दूसरा, शीतलन द्वारा आप उसको फ्रिज में रखते हैं, ठंडे जगह रखते हैं, ताकि ये ऑक्सीडाइज ना हो, यानी कि उपचयित ना हो। तीसरा है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा का मतलब ये हुआ, जैसे आप लोग कुरकुरे खाते हैं दोस्तों, चिप्स खाते हैं, तो उसमें देखे होंगे कि बहुत हवा भरा हुआ रहती है। तो हवा जो रहती है तो आप सोचते होंगे कि ये क्यों रहती है, तो कभी दिमाग नहीं लगाए होंगे, लेकिन उसमें होता क्या है कि उसमें ऑक्सीजन को निकाल करके नाइट्रोजन भर दिया जाता है, ताकि वो कुरकुरे आपके मुंह में जाए तो कुछ कुछ आवाज़ करे। यही नाइट्रोजन का कमाल है दोस्तों। अगर उसमें ऐसा नहीं किया जाएगा तो उसमें बहुत सारा मसाला मिलाया जाता है, जिसके वजह से वो पदार्थ विकृत गंधिता हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। ख़राब हो जाने के बाद वो महकने लगेगा, बदबू करने लगेगा। इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल किया जाता है, और कुरकुरे चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस से भरा हुआ वो लेस आता है। उसके बाद आती है दोस्तों वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, यानी कि वो खाद्य सामग्री को हम ऐसे जगह रखेंगे जहाँ पे उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हवा लगे। इससे हम उस वस्तु को विकृत गंधिता होने से बचा सकते हैं। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।